और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि बाबा रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आज हिसार कोर्ट ने ये सजा का ऐलान किया। सजा के तयन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और अब सजा का ऐलान हो चुका है। हिसार कोर्ट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कत्ल के 2 मामलात में ये सजा सुनाई गई है। 4 बरस पुराने 2 कत्ल मामले में कसूरवार करार दिए गए हैं। रामपाल नवंबर 2014 में बरबाला के सतलुक आश्रम में कत्ल हुआ था, जिसके एवज आज खुद साख्ता बाबा रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खुद साख्ता बाबा रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इस हवाले से अदालत के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। हिसार में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। कत्ल के 2 मामलात में ये सजा सुनाई गई है। कहा जा रहा है कि 4 बरस कबल ये कत्ल सरजद हुआ था और इसी मामले में आज कसूरवार ठहराने जाने के बाद सजा का ऐलान हुआ है। सजा का तयन किया गया है। बाबा रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो हरियाणा के हिसार की अदालत ने सजा सुनाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और हरियाणा के हिसार की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ वकील कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 40 में 2 साल 5,000, 302 में उम्र कैद 1 लाख रुपए जुर्माना, 120 में उम्र कैद 1 लाख रुपए जुर्माना, सभी सजाएं इकट्ठी चलेंगी। ठीक है सर, प्लीज इकट्ठी चलेंगी। हमने आर्गू किया था ये डेथ सेंटेंस का केस नहीं बनता। जज ने हमारी इस बात को मान लिया। जज ने जो फैसला दिया हम उसका सम्मान करते हैं। आगे हम फाइल पढ़ने के बाद साख्ता बाबा रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इस सजा के ऐलान पर सबकी निगाहें सुबह से ही टिकी हुई थी और अब सजा का ऐलान हो गया है। वकील का रद्द-ए-अमल भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के हिसार की अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। सजा का तयन करते हुए उम्र कैद की सजा बाबा रामपाल को सुनाई गई है। कत्ल के 2 मामलात में ये सजा सुनाई गई है। अगर हिसार की बात करें तो वहां पर पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के देखे जा रहे हैं। कोई नाखुशगवार वाकया ना हो, इसकी वजह से पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं। और अगर बाबा रामपाल के हामियों की बात करें तो उनको देखते हुए ये तमाम सिक्योरिटी की गई है। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर चौथे और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग का अमल सुस्त रफ्तारी के साथ जारी है। लगातार तस्वीरें भी अपने नाजरीन तक हम पहुंचा रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से ये अमल शुरू हुआ था और शाम 4 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। इक्का दुक्का वोटर्स ही पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमहूरियत के जश्न में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर गांदरबल की हम बात करेंगे तो गांदरबल में सुबह 11 बजे तक वोटिंग की जो शरह है वो रिकॉर्ड की गई थी 8%। और इसी तरीके से कई पोलिंग मराकज ऐसे हैं, पोलिंग बूथ्स ऐसे हैं जहां पर अभी तक खाता भी नहीं खुला है और कहीं पर ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहां डबल या ट्रिपल डिजिट को पार करते हुए पोलिंग बूथ्स में जो आंकड़े हैं वो नजर आ रहे हैं। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और हमारे साथ एक बार फिर से शब्बीर मीर श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। शब्बीर मीर, 1 बज चुके हैं दोपहर के। अगर बात की जाए वोटिंग शरह की तो क्या कुछ रिकॉर्ड वोटिंग की गई है, मजमूई तौर पर वोटिंग फीसद क्या कुछ है और क्या वोटरों की तादाद दिखाई दे रही है पोलिंग बूथ्स पर? सना, गांदरबल की बात करें तो वहाँ पे जो पोलिंग की शरह है ज़रा सा इजाफा है, 8.5 के करीब है। श्रीनगर में वही 2.5% का जिसे हम कहेंगे शरह है। अभी तक जो हमारे पास आखिरी खबरें आई थी, पोलिंग ज़्यादा नहीं है, सुस्त रफ्तारी है, बहुत कम लोग पोलिंग बूथों पे आ रहे हैं। कई बूथ ऐसे हैं जैसे हमने पहले भी बताया कि खाता नहीं खुला या फिर 8 या 10 ही राय दहिंदगा वहाँ पे पहुँचे हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ जो पूरी पिक्चर इस मरहले की थी, जो आखिरी मरहला है पोलिंग का। 8 म्यूनिसिपल जो है बॉडीज़ के लिए आज इंतखाबात होने थे। मैं आप ज़रा तफसील बताना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए। आज बारामूला के पटन में 13 सीटों पे 13 वार्डों में इंतखाबात होने थे, लेकिन कुल 11 ही उम्मीदवार आए थे
और वो 11 के 11 बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। और 13 में से जो 2 हैं वहाँ पे कोई नामजदगी नहीं हुई थी। गांधरबल में इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पे 17 वार्ड्स थे, 12 पे आज पोलिंग हो रही है, 5 बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। श्रीनगर की 25 में से 24 पे पोलिंग हो रही है, 1 बिला मुकाबला कामयाब करार पाया है। पांपोर जो है पुलवामा का, वहाँ पे 17 वार्ड्स की आज पोलिंग होनी थी शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन 5 ही उम्मीदवार आए थे, 5 बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। 12 वार्ड्स पे कोई नामजदगी नहीं आई। क्रिव जो है वो भी पुलवामा का ही म्यूनसिपल बॉडी है, म्यूनसिपल काउंसिल है। 13 वहाँ पे सीटें हैं, वार्ड्स हैं जहाँ पे इंतखाबात होने थे, कोई उम्मीदवार नहीं आया। क्रिव का मैं बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पे कोई नामजदगी नहीं हुई। पुलवामा जो कस्बा है, वहाँ जो म्यूनसिपल बॉडी है, 13 वार्ड थे, सिर्फ 2 उम्मीदवार आए, 2 नामजद, वही 2 बिला मुकाबला नामजद हुए, कामयाब करार पाए। और 11 जो है वहाँ पे कोई नामजदगी नहीं हुई। उसके बाद शुपियाँ जो है वहाँ पे 17 वार्ड्स थे, सिर्फ 12 उम्मीदवार आए थे, 12 के 12 बिला मुकाबला कामयाब हुए। और डूरू वेरीनाग जो है वहाँ पे 17 वार्ड्स थे जिन पे इस चौथे मरहले में पोलिंग होनी थी। 16 कुल उम्मीदवार आए, वो 16 के 16 जो है बिला मुकाबला कामयाब करार पाए और 1 पे नामजदगी नहीं हुई। कुल मिला के जो है वो जो 96 ऐसे वार्ड्स रहे जहाँ पे या तो उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए या फिर वहाँ पे नामजदगी नहीं हुई। आज जो पोलिंग हो रही है वो सिर्फ 36 वार्ड्स के लिए हो रही है, गांधरबल और श्रीनगर के लिए। पोलिंग जो मैंने आपको बता दी, गांधरबल में कुछ हद तक अच्छी पोलिंग हुई है, लेकिन उसे आप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमने देखा पहले, दूसरे और तीसरे मरहले में कम से कम एक इलाका ऐसा रहा है, जैसे पहले मरहले में कुपवाड़ा, दूसरे मरहले में बांडीपुरा का एक इलाका और तीसरे मरहले में जो परसों हुआ उस मरहले में जो उड़ी का इलाका, वहाँ भारी पोलिंग हुई थी। इस चौथे मरहले में और आखिरी मरहले में यानी मजबूत तौर पर ये माना जाए जो वोटिंग फीसद जो है उसकी शरह जो कम होती हुई नजर आ रही है। चारों मरहलों की अगर हम बात कर ले तो वोटिंग का बाइकॉट और साथ ही साथ 2 जो बड़ी सियासी जमात हैं वो वोटिंग में उनका हिस्सा ना लेना ही माना जाए। बिल्कुल उसका बाइकॉट का खासा असर रहा और जो 2 सियासी इलाकाई पार्टियां हैं उन्होंने जो किनारा कशी की उसका बहुत असर रहा। और मैं बता दूं, बंदूक का खौफ का बहुत ज़्यादा असर रहा। आपने देखा कि कई जगहों पे बिल्कुल नामजदगियां नहीं हुई। इस जो चौथे मरहले में 44 ऐसे हल्के हैं, ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा। वजह ये थी कि वहाँ पे पहले ही धमकियाँ मिल चुकी थी मिलिटेंटों की तरफ से, तो कोई हिम्मत नहीं कर पाया वहाँ पे पर्चे नामजदगी भरने की। जी सना, तो एक ये अहम बड़ी वजह मानी जा रही है इस वोटिंग की शरह में कमी की। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर लगातार जुड़ रहे हैं, वो जो वोटर्स की तादाद है उस ताल्लुक से हमें बता रहे हैं। चारों मरहलों में आपको बता दें कि वोटिंग की शरह काफ़ी रफ्तारी के साथ जारी रही और आज वोटिंग के अमल के तहत भी तस्वीरें अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। चौथा मरहला है और आखिरी मरहला है जम्मू कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। इसके पेश नज़र लगातार तस्वीरें अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं और बड़ी अहम वजह जो मानी जा रही है वो बाइकॉट की कॉल इलेक्शन की और साथ ही साथ जो 2 रियासती सतह की जो बड़ी सियासी जमात है उन्होंने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया है, ये एक बड़ी वजह इसकी मानी जा रही है। और गांधरबल से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट जुड़ चुके हैं। जावेद भट्ट, गांधरबल से खुशाइन बात यह है कि लगातार अगर वोटिंग के शरह की बात करें, फीसद की बात करें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है बकिया दिगर मकामात के मुकाबले में। जी सना, आपका कहना दुरुस्त है। अभी देखिए पिछले घंटे में कमोपेश इजाफा हुआ है वोटिंग की शरह में। जो 12 बजे का अपडेट था हमारे पास वो 7.91 था और अभी जो है वो 8.48 का आशा पर पहुंच गया है और ये खुशाइन बात है। और अभी जो कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पे लोग कमोपेश आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब शाम तक देखेंगे कि ये शरह कहां तक पहुंचती है।
ओके, बेहद शुक्रिया हमारे साथ परवेज भट्ट जुड़ने के लिए। तो सबसे अच्छी खबर गांधरबल से आ रही है कि वहां पर लगातार पोलिंग की शरह में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कई ऐसे मकामात हैं जहां पर इक्का दुक्का वोट ही पड़े हुए हैं और कई ऐसे मकामात हैं जहां पर एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और मुंबई से खबर है कि वहां पर एक मॉडल की लाश एक सूटकेस में मिली है। पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया और साथ ही साथ एक मुलजिम को, एक अहम मुलजिम माना जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया और उस मुलजिम का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, प्रशांत पांडे, उनका रुख करेंगे। प्रशांत पांडे, आपको आवाज हमारी आ रही हो तो सवाल आपसे ये है कि पुलिस की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है? जो अहम मुलजिम गिरफ्तार किया गया है, क्या अब तक कुछ तहकीकात में पेशरफ्त हुई? आपको बता दूं कि कल दोपहर का ये वाक़या है। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जो आरोपी है उसने इस लड़की को अपने घर पर बुलाया था जो स्ट्रगलर मॉडल है और कोटा की रहने वाली है मूल रूप से। वो यहाँ मुंबई के ओशिवारा अपने घर पर उसने बुलाया। फिर उसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर लड़के ने जो है उस लड़की की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को एक सूटकेस में भरा और ओशिवारा से जाकर मलाड किसी इलाके में जाकर उसने उस सूट को इसको छोड़ दिया और वहाँ से फरार हो गया। हालांकि जब इस बात की भनक मुंबई पुलिस को लगी तो तहकीकात शुरू की गई और उसके बाद जांच पड़ताल करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब जानकारी ये मिल रही कि अगले कुछ समय बाद जो है मुंबई के बोरीवली कोर्ट में इस आरोपी को पेश किया जाएगा और जब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी सना, तो उस वक्त रिमांड कॉपी में क्या कारण है, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ था और ऐसे बड़े वारदात को अंजाम इस व्यक्ति ने क्यों दिया, ये तमाम सवाल हैं उस रिमांड कॉपी में उसे मेंशन करना होगा मुंबई पुलिस को और देखना होगा कि क्या कारण इसमें स्पष्ट हो पाता है। बहरहाल अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि एक बार जब इस आरोपी को मुंबई के बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा, आगे की कार्रवाई के लिए जो रिमांड मांगेगी मुंबई पुलिस उसे क्या कारण बताती है। जाहिर सी बात है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे प्रशांत पांडे, जिस तरीके से कुछ देर बाद इस मुलजिम को अदालत में पेश किया जाना है, अगर उनके घर वाले की बात करें, मानसी मॉडल के घर वालों की बात करें, तो उनकी जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि वो मुंबई में मौजूद है, क्या कुछ इजहार ख्याल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो लड़की है वो राजस्थान कोटा से बिलोंग करती थी और जो लड़का है वो आरोपी वो हैदराबाद का रहने वाला है। बहरहाल अभी तक परिवार की तरफ से कोई भी रिएक्शन, कोई भी बातचीत जो नहीं हो पाई है किसी भी प्रकार से। मुंबई पुलिस इस मामले को काफ़ी सीरियस मोड से देख रही थी और यही वजह है कि वारदात के महज 2 से 3 घंटे के अंदर इस केस को कल ही सुलझा लिया गया था, कल ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल मुख्य वजह क्या है, क्योंकि दोनों स्ट्रगलर एक्टर माने जा रहे हैं, मॉडल माने जा रहे हैं, कुछ ऐड फिल्मों में इन्होंने काम भी किया था। आखिर इन दोनों के बीच ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या वजह थी कि दोनों ने झगड़ा शुरू किया और बात इस हद तक पहुंच गई कि लड़के ने लड़की को मौत के घाट उतार दिया। तो ये तमाम वो सवाल हैं। जब एक बार अदालत में रिमांड कॉपी पुलिस की तरफ से पेश की जाएगी तो देखना होगा कि क्या वजह मुंबई पुलिस इस मामले को बताती है और जब एक बार अदालत में पेशी होगी तो तमाम पहलू साफ हो पाएंगे कि आखिर किन कारणों के चलते उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद लड़के ने लड़की को मौत के घाट उतारा। बहरहाल अदालत की प्रक्रिया के बाद ये सारी चीज़ों का स्पष्ट हो पाएगा। उसके बाद देखना होगा कि परिवार की तरफ से क्या कुछ कहना होता है। जाहिर सी बात है आपसे कुछ देर बाद इस मुलजिम को मुंबई एटीएस अदालत में पेश करेगी और उसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि क्या कुछ हुआ और किन वजूहात की बिना पर इस मॉडल का कत्ल इस मुलजिम ने किया। बेहद शुक्रिया प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और इस वक्त खबर आ रही है गुजरात के भावनगर से, जहां पर आपको बता दें कि अपने खानदान के साथ एक मां ने खुदकुशी करने की कोशिश की। मां और एक बच्चे को बचा लिया गया है, बकिया 3 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। वो लापता है, ये नहीं पता चल पाया है कि अभी आखिर वो हैं कहां। लेकिन अगर बात की जाए वजह की तो कहा जा रहा है कि गरीबी से परेशान होकर, रोजगार से परेशान होकर इस खानदान ने खुदकुशी करने की एक कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंतजामिया इस जानिब ध्यान नहीं दे रही है? गुजरात के भावनगर का ये पूरा मामला है, इंतजामिया ने क्या कुछ कहा है? और वो 3 बच्चे जो लापता हैं, कहा जा रहा है कि कुएं में तमाम बच्चों को फेंक दिया गया था। ये रोती हुई तस्वीर उस माँ की है जिसके साथ ये वाकया पेश आया है। इस पूरे खानदान ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे और रुख करेंगे अहमदाबाद का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम जुड़ चुके हैं। आरिफ आलम, बेरोजगारी और गरीबी की वजह से इतना बड़ा कदम उठाना, जाहिर सी बात है तमाम लोगों की नींद जो है वो
खुलती हुई नजर आ रही है। अगर इंतजामिया की बात करें और 3 बच्चों की बात करें तो क्या उन 3 बच्चों का अभी तक पता चल पाया है? जी सना, ये देखिए पूरा मामला जो है वो कल शाम का है। कल शाम 5 बजे जो गीता बहन है, जो उनकी माँ है, वो अपने घर से निकली थी और अपने घर से इस बहाने से निकली थी कि मंदिर जा रही हैं माता जी के दर्शन के लिए। उसके बाद में जब वो रात में 11 बजे के आसपास तक घर नहीं आई, तब लोगों ने उनके घर पे एक फ़ोन किया और ये बताया कि अभी तक वो घर नहीं आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो शौहर थे, उनके जो आदमी थे धर्मसिंह भाई, उनको ये परेशानी थी कि 5 बच्चों के साथ में वो घर से निकली है लेकिन अभी तक नहीं आई है। उसी दौरान रात में 11 बजे उन्हें एक फ़ोन आता है कि आपके बच्चे और आपकी जो बीवी है वो आत्महत्या की कोशिश कर रही थी और उन्हें बचा लिया गया है। अगर पूरे मामले की बात करें तो कल 5 बजे वो लोग घर से निकले थे, रात में 11 बजे उनको ये पता चलता है। दरअसल वो दर्शन करने के बाद में गांव में आ रही थी। इस दौरान बीच में एक कुआं पड़ता था, उस कुआं में वो अपने 5 बच्चों के साथ में सबसे पहले उन्होंने अपने बड़ी बेटी को कुएं के हवाले किया, उसके बाद में उससे छोटी बेटी को किया और उसके बाद में वो 3 बच्चे जो थे उनके रुद्र और इसी तरीके से धर्मेश, इन तमाम लोगों को एक एक करके कुएं में फेंकती गई और उसके बाद में खुद कुएं में गिर गई। लेकिन जब लोगों को कुछ पता चला कि कुआं में कुछ गिर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, लोग वहां पर पहुंचे और जो सबसे बड़ी लड़की थी धर्मिष्ठा और गीता बहन, इन 2 को बचा लिया। उसके बाद में लोगों को बताया कि हमने अपने 4 बच्चों को और फेंक दिया है। उसके बाद में ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। वहाँ के जो तहसीलदार थे उनको बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद में पूरी रात की, अगर रात की बात करें तो पूरे रात कुएं में जो है वो फायर ब्रिगेड से जुड़े जो लोग हैं वो बच्चों की तलाश कर रहे थे। सुबह तक अगर अभी तक की बात करें तो अभी जो 4 बच्चे की लाश है वो अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम को बरामद नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि जो वालदा है वो वालदा ये कह रही है कि कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा की वजह से रात में नींद नहीं आती थी पिछले 2 सालों से, और जो भूत प्रेत है उसके ख्वाब आते थे, उसके सपने आते थे, उसकी वजह से ये कदम उठाने को मजबूर हुए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और जो तहसीलदार हैं उनका ये कहना है कि आर्थिक परेशानी, गरीबी, बेरोजगारी की वजह से इस फैमिली को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा है। अगर बात करें, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरिफ और अपडेट फराहम करने के लिए। तो गरीबी और बेरोजगारी की वजह से इस खानदान की 3 बच्चे की जान चली गई है। अभी तक लापता हैं वो तमाम बच्चे और माँ और एक बच्चे को बचा लिया गया है। पेट्रोल और डीजल की करेंगे, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से आवाम परेशानी का इजहार करते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ उनकी जेबों पर सीधा असर पड़ रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार की जानिब से इस पर कोई अमली इक़दाम के तौर पर काम किया जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो टीवी स्क्रीन पर ये आंकड़े भी हैं जो मुख्तलिफ शहरों के हैं। और आज अगर दामों की कीमत में इजाफे की बात करेंगे तो पेट्रोल में 11 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अवाम इसकी शिकायत रोज बरोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम परेशानी का इजहार कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूती हुई दिखाई दे रही। मुंबई में इसका असर किस तरह का देखा जा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं मुंबई से। मोहिउद्दीन, आवाम क्या कुछ कह रहे हैं? रोज बरोज हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। आवाम का रद्द अमल? जी देखिए, आवाम का जो रद्द अमल है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद तौर पर जो है सामने आया है। हम आपको बता देंगे, मतलब मुंबई में जो है वो पेट्रोल की जो कीमत है वो 11 पैसे बढ़ी है, जबकि डीजल की कीमत जो है वो 24 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके सीधा इसका असर जो है वो आवाम की ज़िंदगी में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुंबई जो है वो बड़ा शहर है, हिंदुस्तान के मेट्रोपॉलिटन शहरों में इसका शुमार होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो गाड़ियों
की तादाद ज़्यादा है, हर आदमी की जो ज़िंदगी का हिस्सा जो है यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। इसी के साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी जो है वो उसकी कीमत में भी जो इजाफा होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लोगों की जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर पेट्रोल पंप की बात करें तो यहाँ पर जो है लोग जो है रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 4 अक्टूबर को जब हुकूमत ने 2.5 रुपये की कमी की बात की थी, तो जब इस बात का ऐलान हुआ कि राहत मिलेगी, तो इसके बावजूद जो है वो राहत मिलने की बात तो होती है लेकिन राहत मिल नहीं पाती है। 4 अक्टूबर को जिस तरह की कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इजाफा होता जा रहा है, जिसका बोझ जो है वो सीधा यहाँ पर आम सार्फिन आवाम पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है वो 11 पैसे और 24 पैसे का इजाफा बिलतरतीब देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इससे जो है वो आवाम में एक किस्म की नाखुशी का इजहार किया जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है, अवाम सरकार से नाला नजर आ रहे हैं। इस ताल्लुक से वो शदीद तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं सरकार को। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आंकड़े बताने के लिए। मुंबई में आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इजाफा देखा जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। आज आपको बता दें कि अलुमनाई मीट का इनेकाद किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और सर सैयद डे की तकरीबात का सिलसिला भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शुरू हो चुका है। और अलीगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो सर सैयद के चमन में इसी तरीके की खुशी देखी जा रही, जोश और वलवला तमाम तलबा और तालिबात में देखा जा रहा है। अगर अलुमनाई मीट की बात करें तो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर तमाम लोग अलीगढ़ का रुख करते हैं आज के दिन और उसके बाद खुशी का इजहार करते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो कश्मीरी तलबा की अगर हम बात कर लें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने खफगी का इजहार किया है। वो एहतजाज करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा है कि जो उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उन इल्ज़ामात को इंतजामिया वापस ले, इस तरीके का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में बैनर्स भी लिए हैं और पूरा हमने तरीके से यह एहतजाज कश्मीरी तलबा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा का ये खामोश एहतजाज है। इन्होंने अपने हाथों में बैनर लेकर पूरा अमन एहतजाज किया। इन तमाम कश्मीरी तलबा ने, कश्मीरी तलबा का बयान है कि कश्मीरी होना कोई जुर्म नहीं है, जो उन पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उन्हें वापस लिया जाए। इस तरह के मुतालबात इन तमाम तलबा की जानिब से, कश्मीरी तलबा की जानिब से किए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में न्यूज रूम से इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।